नमस्कार साथियों, मिस्टर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपने बात करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं? तो बेसिकली जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एक मीडियम से, मीनिंग ऐसे दो मीडियम को सेपरेट करने वाला इंटरफेस है। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसर्ट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ रिलेशंस को ऑबे करते हैं, उन्हें ही बाउंड्री कंडीशंस अपने बोलते हैं। ठीक है, तो आज अपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, बाउंड्री कंडीशन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट कर लेते हैं। बाउंड्री कंडीशंस ऑफ ई फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे अपनी। देखिए इसको करने के दो तीन वे हैं। अपने आज मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके करेंगे, वैसे फर्दर आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको डील कर सकते हैं। तो अपने ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाला इंटरफेस कंसीडर कर लिया। ठीक है, यानी कि इधर मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 1 है, इधर एप्सिलॉन 2 है। अब इसमें एक अपने पिल बॉक्स कंसीडर करते हैं। पिल बॉक्स मींस कोई दवाई का डिब्बा, ऐसा अपने घरों में देखा ही होगा आपने, पिल बॉक्स। इसमें अपने ए बी सी डी एक पाथ कंसीडर करते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, इस पिल बॉक्स की हाइट कितनी है? h है, और h स्टैंड्स टू क्या है? 0, यानी कि बहुत ही छोटी हाइट ये है। ठीक है, इधर अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E1 कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे E2 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलो अपने बिल्कुल नॉमिनल कर चलते हैं। इधर एप्सिलॉन 1 इधर E1 और इधर एप्सिलॉन 2 इधर E2। तो ये अपने पास एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। ये अपने पास दो मीडियम है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, जिसकी रिफ्लेक्टिव या अपने परमिटिविटीज हैं रिस्पेक्टिवली, और इसमें अपने पिल बॉक्स ABCD को कंसीडर किया है जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब देखिए अपने लगाते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल क्या बनेगी? थर्ड इक्वेशन क्या होती है भाई? डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस का डेल B ओवर डेल B। अच्छा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें अपने, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपने, और लगा के इसको डेल क्रॉस E डॉट एन कैप ds। एन कैप ds क्या है? यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू सरफेस, और एन कैप ds। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों साइड सेम प्रोसेस किया है तो कोई भी चेंज नहीं आता इक्वेशन में। अब अपने क्या करते हैं, फर्दर इसको आगे एलाबोरेट करते हैं। तो देखिए बाय स्टोक्स कर्ल थ्योरम, स्टोक की जो कर्ल थ्योरम है वो क्या है? किसी भी फंक्शन का, ठीक है, किसी पाथ के अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। ये अपने पास क्या है? बेसिकली स्टोक की कर्ल थ्योरम है, उसका यूज करते हैं। स्टोक्स कर्ल थ्योरम अपने इसको क्या लिख सकते हैं? डेल क्रॉस E डॉट एन कैप ds को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? E डॉट dl, E डॉट dl लिख सकते हैं पूरी एंटायर सरफेस किसके लिए? ABCD के लिए। अब अपने इस इक्वेशन को रिड्यूस ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए E डॉट dl ABCD इज इक्वल टू माइनस का डेल ओवर डेल t B डॉट एन कैप ds। ठीक है, तो देखिए B डॉट एन कैप ds क्या है? बेसिकली ये फ्लक्स है। ये क्या है? B डॉट ds फ्लक्स होता है। तो अगर अपना सिंस h स्टैंड्स टू क्या है? 0 है, चलो पहले अपने एक और तरीका, इसको भी ओपन कर लेते हैं पूरे के पूरे लाइन इंटीग्रल को, फिर अपने ये अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो देखिए क्या ABCD ABC CD DA ऐसे चलेंगे अपने। तो E1 E2 डॉट dl प्लस नेक्स्ट क्या आएगा? A2 B B2 C अपने E डॉट dl ऐसे लिखते चलते हैं क्योंकि अपने लिमिट्स फर्दर नोटिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही C2 B E डॉट dl, ऐसे ही B2 A E डॉट dl इज इक्वल टू जस्ट माइनस का डेल ओवर डेल t B डॉट एन कैप ds। ठीक है, ऐसे अपने लिख सकते हैं इसको। अब देखिए सिंस h स्टैंड्स टू क्या है? 0 है। h स्टैंड्स टू 0 यानी कि ये जो एरिया है ये टेंड्स टू 0 है ही नहीं, तो बिल्कुल यानी कि अपने यही पहुंच गए। इसको मैं फर्दर बना देता हूं कि ये जो अपना है एक्चुअल में ऐसा फॉर्म ले लेगा। एरिया है वो बिल्कुल ही नैरो है, यानी कि अगर h टेंड्स टू 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगी?
जीरो, क्योंकि फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फिर बी टू सी और सी बी टू ए वाले टर्म में क्या हो जाएंगे, बी टू सी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बी टू ए ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बी टू ए वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। ये तो दो टर्म जीरो हो जाएंगे, तो अपने पास जो फर्दर रिजल्ट आएगा वो बचेगा ए टू बी ई डॉट डी एल प्लस बी टू सी अपने सी टू डी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। ये अपने पास दो टर्म बेसिकली बचे हैं। तो फर्दर इसको आगे देखिए आप क्या करेंगे हम अपने, देखिए ए टू बी क्या है, लाइन इंटीग्रल का कंपोनेंट है, यानी कि लाइन इंटीग्रल अलोंग द सरफेस। ऐसे ही सी टू डी भी क्या है, ए टू बी क्या है अपना ये है, और सी टू डी अपने पास ये है, ये क्या है अपना ए टू बी और ये सी टू बी, दोनों क्या है अलोंग द सरफेस कंपोनेंट मीनिंग टेंजेंशियल कंपोनेंट, और दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट है। तो लिख सकते हैं सिंस ए बी कंपोनेंट E component along AB and DC are equal and opposite। ये कौन से वाले कंपोनेंट है, along the surface यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो अपने यहां से ये भी तो लिख सकते हैं, implies E1 टेंजेंशियल माइनस E2 टेंजेंशियल, क्योंकि बाकी सब टर्म तो सेम है, तो माइनस जस्ट अपोजिट नेचर के कारण आया। तो यहां से अपने पास E1 टेंजेंशियल इज इक्वल टू E2 टेंजेंशियल, ये आ जाएगा। जस्ट माइनस अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट का इस कारण आ गया ये। ठीक है, बाकी जो सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल है दोनों साइड अपने रिमूव किया। क्यों, क्योंकि अपने बोला कि अलोंग द लाइन ही कंपोनेंट होगा लेफ्ट अपने क्या नाम लेते हैं इसका लाइन इंटीग्रल का। तो ये अपने पास है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक सरफेस से दूसरी एक सरफेस से जो कि सेपरेट कर रही है दो मीडियम को, उससे ट्रांसपेरेंट होती है, तो ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस रहते हैं। ऐसे ही बच्चों अब अपने बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन के बारे में। ऐसा ही सेम आर्टिकल वो है, इजी है बिल्कुल। ये देखिए अब अपने क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एक सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये अपना सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स है जिसकी हाइट कितनी है h है, इसका मीटर है और ये इसका एक्सिस है। यूनिट वेक्टर टू नॉर्मल इधर n2 है, इधर मीडियम फर्स्ट है, इधर मीडियम सेकंड है, यहाँ पे n2 n1 कैप है, और एक सरफेस पे यूनिट वेक्टर लिया है, ये सरफेस s1 है, ये s2 है, ये s3 है, और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो n3 कैप है। इनके तीन ही सरफेस पॉसिबल है इस सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स की, एक तो ये वाली सरफेस और दो ऊपर और नीचे वाली सरफेस। तो इसकी बाउंड्री कंडीशंस, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, तो इसकी बाउंड्री कंडीशन को फाइंड करने के लिए अपने क्या यूज कर लेते हैं, देखिए फ्रॉम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स B डॉट ds इज इक्वल टू 0। नेट फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। यहां से देखिए n कैप क्या होगा, ds वेक्टर अपॉन ds, तो यहाँ से ds वेक्टर किसकी इक्वल आ जाएगा, n कैप ds के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, b डॉट n कैप ds इज इक्वल टू 0, यानी कि नेट सरफेस है वो क्या है, अपने नेट फ्लक्स है वो 0 है सरफेस से। तो अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए इसको सिंस वी हैव टोटल 3 सरफेसेस। ठीक है, यहाँ पे अपने एक सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स लिया, उसके 3 सरफेस है, कौन कौन सी, एक S1 एक S2 एंड एक S3। तो अपने S1 S2 S1 की कोरस्पॉन्डिंग B1 डॉट N1 कैप ds प्लस B2 डॉट N2 कैप ds और प्लस B3 डॉट N3 कैप ds इज इक्वल टू 0। देखिए अब अपने अप्रोक्सीमेशन सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इफ H दोनों सरफेस क्या है, बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के पास पास हैं, तो यहां से क्या बनेगा, ये वाली टर्म है जो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से बचेगा B1 डॉट n कैप ds प्लस B2 डॉट n2 कैप ds इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ गई अपने पास। अब देखिए इफ यूनिट वेक्टर अलोंग मीडियम 1 2 2, यानी कि अपने क्या है
1 to 2 का मीनिंग है 1 से 2 में जाना। ये कितना है n12 कैप, इसके है n12 कैप। अच्छा n1 की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और n12 की डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो अपने ये लिख सकते हैं वो क्या अपने n12 कैप, बस अपने पास क्या आ जाएगा n1 कैप इज इक्वल टू माइनस का n12 कैप, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसकी ऊपर की ओर है और n12 की नीचे की ओर है, एंड n2 कैप इज इक्वल टू n1 कैप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इक्वेशन ये कैसी बन जाएगी, b1 डॉट n12 कैप प्लस b2 डॉट n12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से क्या बना कि दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट 0 आने का और अब दोनों डॉट प्रोडक्ट कब 0 आता है, जब नॉर्मल हो कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट क्या हो, नॉर्मल हो, और इक्वल एंड अपोजिट है, इंप्लाइज अपने लिख लेंगे यहां से b1 कैप 1 नॉर्मल कंपोनेंट इज इक्वल टू b2 नॉर्मल कंपोनेंट। माइनस साइन था उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो अपने बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक